ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा का हारना, चाहे कोई भी उम्मीदवार बदल दिया हो तब भी, ये नितिन नवीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसी पर आ रहा था, मैंने कहा कि प्रशांत किशोर का जीतना और राजद का बिल्कुल डाउन चला जाना, ये बिहार की राजनीति में एक नया संदेश भी है। विधानसभा चुनावों के समय से ही तेजस्वी में जो अहंकार आ गया था, वो अहंकार उनको ले डूब रहा है। तो कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ थी और ये खबरें सबके सामने थी कि राहुल गांधी ने कहा था तेजस्वी यादव को कि भाई आप ये सीट प्रशांत किशोर के लिए छोड़ दो और उसे संयुक्त उम्मीदवार बनाने का मौका दे दो। जेएनजी स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो भाजपा का कोर वोटर था वो भाजपा से 90% भाजपा से छिटक चुका है और ये जेएनजी भाजपा के खिलाफ जाएगा। गुजरात में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है, उपचुनाव में विपक्षी दल का मत प्रतिशत बढ़ जाना ही, और ऐसी जगह जहां बड़ा भारी वर्चस्व हो भाजपा का, वो एक मोरल बूस्ट देता है। प्रशांत किशोर के उभरने से भाजपा कमजोर होगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 3 अगस्त है। आज 3 उपचुनावों के परिणाम सामने आए हैं। बिहार के बांकीपुर से, मध्य प्रदेश की दतिया से और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट से। मांजलपुर विधानसभा सीट उम्मीद के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बिहार की सीट पर जैसी अटकलबाजी लगाई जा रही थी कि कड़ा मुकाबला होगा, उसी के अनुरूप कड़ा भी नहीं हुआ, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने आसानी से इस सीट को जीत लिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट पर भाजपा का हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इसी तरह दतिया में सत्तारूढ़ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आधिपत्य वाली सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। ये थोड़ी सी हमने परिस्थितियां आपको बताई, तीनों सीटों का परिणाम आपको बताया। दोस्तों, हम ये भी बता दें कि एक आम धारणा यह भी मानी जा रही है कि जैन जी का भी इन उपचुनावों पर प्रभाव रहा है, क्योंकि जिस समय उपचुनाव हुआ था उस समय दिल्ली में आंदोलन भी चरम पर था, जैन जी की आवाज उठने लगी थी। और हो सकता है अगर जेएनजेपी का आंदोलन नहीं होता तो इन उपचुनावों में स्थितियां इस तरह की नहीं होती। अब बात करेंगे कि इन तीनों उपचुनावों का जो परिणाम आया है उसको किस दृष्टि से राजनीतिक समीक्षा किस दृष्टि से करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं वेद प्रकाश विद्रोही, राजनीतिक समीक्षक ही कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से स्वैच्छिक रिटायरमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इनको नहीं पूछ रही और ये कांग्रेस को नहीं पूछ रहे, तो ये हमारे काम आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास बौद्धिक क्षमता है। राजनीतिक समीक्षक है, बारीक समीक्षा करते रहें, अपनी पार्टी से भी पंगा लेते रहें, विपक्ष को भी आईना दिखाते रहें और सत्ता पक्ष को भी आईना दिखाते रहें, यानी अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए सुविख्यात है। वेद प्रकाश विद्रोही को इस बात के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम तीनों उपचुनाव का जो परिणाम है उसको लेकर के, उसकी समीक्षा को लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही से जानेंगे बारी बारी से। विद्रोही, जो तीनों उपचुनाव के रिजल्ट आए उनको किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो समग्रता में बताइए, उसके बाद बारी बारी एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे। कम शब्दों में अनुरोध है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा। वैद्य जी, आपको और एनजेपी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तीनों विधानसभा के उपचुनाव भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये झटका क्यों है? बिहार में बांकीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली गई सीट, जो विगत 30 सालों से इनके पास थी, उसका हारना भाजपा के बिहार में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दतिया से कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा के भारी सत्ता दुरुपयोग से, पैसों के बंटवारे से और पूरी सत्ता और धन की ताकत लगाने के बाद 6059 वोट से कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश, संजीवनी है मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है। और कांग्रेस ने पहली बार एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और जो उम्मीदवार कांग्रेस का पहले था, जिसका सदस्यता रद्द हुई, उसने जो भाजपा के साथ घालमेल किया, मिलीभगत की, चुनाव के समय कांग्रेस नहीं बोली और चुनाव खत्म होते ही उसे पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया। ये भी एक रणनीति, बहुत अच्छी रणनीति थी। और जहां तक
गुजरात की मांजलपुर की सीट है, वो भी भाजपा के लिए एक सबक है। बेशक भाजपा 31,000 वोट से जीत गई, पर आप न भूलें कि भाजपा ये सीट 82,000 से जनरल चुनाव में जीती थी। 82,000 से जीती हुई सीट 31,000 से पूरी सत्ता होने के बाद, 156 विधायक होने के बाद, केवल फिर भी बड़ा अंतर तो है ही जीत का। मैं यही तो अब ये अब हम एक चीज तो मान सकते हैं कि गुजरात में अभी भाजपा की पैठ बरकरार है। वो उनकी पैठ तगड़ी है, क्योंकि उसका कारण है कि 156 सीट है उनके पास। कोई बहुत बड़ा असर जनता अगर जिता भी देती कांग्रेस को, तो बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला था। और ये मान लेना कि भाई गुजरात में अभी उनका असर कमजोर हुआ है, ये तो ठीक है, पकड़ उनकी ढीली हुई है, पर पकड़ उनकी है। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे एक बार बांकेपुर की बात करें, जो बांकेपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर को पहले ही माना जा रहा था कि मुकाबले में वही रहेंगे। जो प्रमुख दल थे बिहार के, राजद की हम बात करें, आउट ऑफ रेस चले गए, बाहर चले गए, मुकाबला प्रशांत किशोर के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी हारी। कहीं आपको लगता है नितिन नबीन ने जो पहले उम्मीदवार उतारा था उसको बदलने का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, या जनता के पीछे ही जो कहीं इसकी वजह रही है? जो देखिए 30 साल मतलब जनता में ही भाजपा के प्रति मोह भंग हुआ है। 30 साल से ये भाजपा की सीट थी, और भाजपा की सीट नहीं, 30 साल से ये सीट नितिन नबीन के परिवार के पास थी। पहले इनके पिताजी विधायक थे, फिर ये 5 या 6 बार से ये विधायक थे। तो एक किस्म से ये नितिन परिवार का गढ़ था। तो नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा का हारना, चाहे कोई भी उम्मीदवार बदल दिया हो तब भी, ये नितिन नबीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। भाजपा के लिए झटका इसलिए कि विशुद्ध रूप से शहरी सीट थी, और शहरी मतदाताओं का भाजपा का वर्चस्व है बिहार में, तो वो वर्चस्व टूट रहा है। जी। और जहां तक प्रशांत, तो बिहार की राजनीति को इसमें, जैसे मैंने बताया कि राजद जैसी पार्टी, उसी पर आ रहा हूँ, जी उसी पर आ रहा था। मैंने कहा कि प्रशांत किशोर का जीतना और राजद का बिल्कुल डाउन चला जाना, ये बिहार की राजनीति में एक नया संदेश भी है। नया संदेश इसलिए है कि राजद के अंदर वो इन फाइट होती है ना, जो धार होती है आक्रमण की, वो ये तेजस्वी खो रहे हैं। और मेरा अपना आकलन है, विधानसभा चुनावों के समय से ही तेजस्वी में जो अहंकार आ गया था, वो अहंकार उनको ले डूब रहा है। उसके पार्टी के वर्कर नेता भी उनसे खिलाफ हो रहे हैं, और जनता में भी तेजस्वी यादव की जो छवि थी, जो 2000 उससे 19 के चुनाव, 22 के चुनाव में जो उभरी थी, उसमें टूटन आई है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो कोई संभावना जो बिहार में, अगली बात पे आ रहा था जी, और अप्रत्यक्ष रूप से घोषित नहीं किया था कांग्रेस ने। अगर आप गहराई से इस उपचुनाव का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ थी, और ये खबरें सबके सामने थी कि राहुल गांधी ने कहा था तेजस्वी यादव को कि भाई आप ये सीट प्रशांत किशोर के लिए छोड़ दो और उसे संयुक्त उम्मीदवार बनाने का मौका दे दो। पर तेजस्वी यादव नहीं माने। ये मैं आपको अंदर खाने की बातें बता रहा हूं, जो सभी राजनीतिक विश्लेषकों को पता है। और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है वहाँ, कुणाल है उनका नाम, या कुणाल किशोर है, वो एमपी भी रहे हैं, बड़े अच्छे नेता हैं। उन्होंने खुलेआम समर्थन दिया है प्रशांत किशोर को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम प्रशांत किशोर के साथ थे। तो कांग्रेस के लिए संजीवनी है, और हो सकता है भविष्य में प्रशांत किशोर कांग्रेस से गठबंधन करें, क्योंकि प्रशांत किशोर के यदि आप इंटरव्यूज देखेंगे पिछले 10-15 दिन के, जिस तरह वो राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि वे अंदर खाने कुछ ना कुछ तो बात हुई है। क्या हुई या नहीं हुई है, बात नहीं भी हुई है। सम्राट चौधरी के लिए, बीजेपी के लिए, एक लाइन नहीं हम कम एक लाइन जी बात नहीं भी हुई है, तो वो अपने भविष्य में कांग्रेस से पिंगे बनाने के संकेत है। नहीं, अभी सम्राट चौधरी के लिए और बिहार भाजपा के लिए। और एक सवाल इसी में साथ हम ये भी जोड़ देते हैं कि आगे क्या, मतलब क्या असर पड़ेगा इस उपचुनाव के परिणाम का? देखिए, सम्राट चौधरी के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए पहला चुनाव हुआ, वो हार गए बुरी तरह। इन्होंने
अब की बात, वैसे तो राजस्थान में भी पहला उपचुनाव हारी थी भाजपा। इसमें फर्क है, इसमें फर्क ये है कि ये जो चुनाव हुआ था 1925 में, ये कहा गया था नीतीश कुमार 30 तक, नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा था और जनता ने सम्राट चौधरी या भाजपा के पक्ष में वोट नहीं दी थी, जनता ने वोट दी थी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इन्होंने 30 तक मुख्यमंत्री बनाने का जनता से वादा किया था और 4 महीने में ही ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि अगर आप घटना चक्कर को देखोगे तो मजबूर कर अनिच्छा से नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ने को मजबूर किया, तो उसका भी जनता में रोष था। दूसरा, जो युवा पीढ़ी के अंदर जो एक नीट पेपर के खिलाफ आक्रोश था और पूरे देश का जो युवा है, जिस समय जैन जी का आंदोलन जी का जो आंदोलन है वो पूरे देश में प्रभावित नहीं, जैन जी स्पष्ट संकेत दे रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा। जैन जी स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो भाजपा का कोर वोटर था वो भाजपा से 90% भाजपा से छिटक चुका है और ये जैन जी भाजपा के खिलाफ जाएगा और इसका व्यापक असर आपको 2029 के चुनावों में देखने को मिलेगा। भाजपा को इतना बड़ा झटका लगेगा मेरे अनुसार कि भाजपा सपने में भी नहीं सोच पा रही। अच्छा, 2029 की आपने बड़ी बात कह दी। मध्य प्रदेश चलते हैं एक बार, दतिया उपचुनाव को लेकर के आप मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर देखते हैं और भविष्य में कांग्रेस की संभावना पर? देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव में एक बात साफ हो गई कि दतिया उपचुनाव के बाद जो 29 के अंदर कांग्रेस का जीत की संभावनाएं बढ़ गई और कांग्रेस ने एक नई शैली मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्राप्त की है कि वे एकजुट रहेंगे, जुझारूपन से लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष सड़कों पर लड़ेंगे और जो भी पार्टी के विपरीत बोलेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो कांग्रेस की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश में समझता हूं कि एकता और जो कांग्रेस में जो विपरीत बोली बोलते थे उनको बाहर का रास्ता न दिखाने की जो कमजोरी थी वो कांग्रेस ने हटा दी। ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। चलिए एक बार गुजरात चलते हैं और इसके बाद इसको हम समापन करेंगे। गुजरात को लेकर के जो परिणाम आया है, गुजरात में तो लगातार भाजपा जीतती रही है, कांग्रेस के लिए अब संभावना क्या देख रहे हैं? क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी भी है। और एक सवाल मैं आपसे इसके बाद बिहार को लेकर के फिर आऊंगा एक बार। देखिए, गुजरात में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है, उपचुनाव में विपक्षी दल का मत प्रतिशत बढ़ जाना ही और ऐसी जगह जहां बड़ा भारी वर्चस्व हो भाजपा का, वो एक मोरल बूस्ट देता है। तो निश्चित रूप से गुजरात में कांग्रेस को मोरल बूस्ट तो मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का डिक्लाइन होगा और आम आदमी पार्टी मेरी नजरों के अंदर अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ प्लेयर नहीं रहेगी। चलिए, अब बिहार को लेकर के एक सवाल जो लोगों के मन में है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का उदय होना कहीं न कहीं भविष्य में बिहार में त्रिदलीय व्यवस्था, 4 दलीय व्यवस्था, मतलब ये हो जाएगी बहुदलीय व्यवस्था में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना बढ़ेगी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? प्रशांत किशोर के उभरने से भाजपा कमजोर होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ अपर कास्ट टूटेगा और भाजपा का बिहार के अंदर जो अब तक की राजनीति चलती रही है वो ये है कि भाई पिछड़ा दलित तो रहता था रजत के साथ और अपर कास्ट रहता था भाजपा। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद अपर कास्ट चला गया भाजपा के साथ पूरा और कांग्रेस रजत का पिछलग्गू बनने से वो अपर कास्ट नहीं आया। पर प्रशांत किशोर ने जिस तरह रजत से भी दूरी बनाई और एक साफ सुथरा मुख्यमंत्री बनाने का, साफ सुथरी बात करने की और लोगों को सड़कों पर लड़ने का जो नारा दिया, उससे अपर कास्ट भी टूटा है और पिछड़ा दलित भी रजत का टूटा है। तो इससे बिहार में समीकरण नए बनेंगे और ये एक बात तो तय मान के चलिए, आने वाले दिनों के अंदर बिहार के अंदर भाजपा का बहुत डाउनफॉल जाएगा और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो भाजपा के विरोध में प्रशांत किशोर और जदयू का वोटर और कांग्रेस ये एक नई शक्ति के रूप में उभर जाए, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आती है। ये आपका दोस्तों, आपने आज 3 अगस्त को जो उपचुनाव आए हैं, तीनों उपचुनाव का जो विश्लेषण है, राजनीतिक दृष्टि से जो विश्लेषण है, वो आपने सुना है वेद प्रकाश विद्रोही की जुबानी।
एनजेपी हरियाणा के मंच से आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।